सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग जिस किसी भी स्कूल में, जिस किसी भी बोर्ड में ये सब पढ़ते हैं, स्कूल की क्लासेस भी चालू हो गए होंगे थोड़े बहुत, उसमें क्या है, एक छोटा सा फालतू सा बेकार सा चैप्टर आता है, यूनिट एंड डायमेंशंस। देखा है किसी ने? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स का क्या है, अभी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट के सिलेबस में ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई यूज इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत है, क्योंकि बोर्ड में पूछता है। तो बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर है। तो कैलकुलस जो आपका चल रहा था वो चलने देते हैं। इस बीच में मैं आपको ये यूनिट एंड डायमेंशन एक बार फिनिश कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके सर। तो आज मैं आपको ये यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ा देता हूँ। मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इसमें है नहीं, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिडंडेंट भी है। बट हाँ, फंडामेंटल चीजें हैं, स्कूल में पूछता है तो थोड़ा पहले मैं सोचता हूँ इसको पढ़ा दूं। सर इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, सर जेडब्ल्यू में डायमेंशंस पूछते हैं ना सर? नहीं पूछता है, ठीक है। तो जो आपका काइनेमेटिक्स चल रहा था, वो काइनेमेटिक्स हम लोग ये यूनिट डायमेंशन खत्म करने के बाद दोबारा टेकअप कर लेंगे। ये इसीलिए क्योंकि आरटीपीएस का कोई बच्चा है तुम लोगों में? यस सर। देखो, तुम लोगों के स्कूल में शायद टेस्ट है। हाँ सर, Yes, 3 sir. तारीख से। तो बहुत सारे स्कूल्स में, एस पे में भी बहुत सारे स्कूल में यूनिट डायमेंशन है। स्कूल वालों ने तो क्या ही पढ़ाया होगा, मुझे पता है। तो थोड़ा बहुत मैं सोचता हूँ कि आपको पढ़ा ही दो, ठीक है? यस सर। चलिए, यस सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? The quantities which can be measured. द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। लिखना मत तुम लोग, मैं आपको क्लास के बाद नोट्स दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। लिखना नहीं है, सिर्फ देखते चलो। मैं आपको सर सीबीएसई बोर्ड में भी है ये? हाँ, सारे बोर्ड में है बेटा, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, सारे बोर्ड में। हर बोर्ड का पहला चैप्टर यही होता है। सर नोट डाउन करने की जरूरत है? नहीं, नोट डाउन आप घर में कीजिएगा, मैं अभी आपको इसका नोट्स दे दूंगा क्लास के बाद, तब नोट डाउन कीजिएगा। अभी मत कीजिए, नहीं तो जबरदस्ती लिखने में बहुत टाइम जाएगा। ओके सर। ठीक है, समझ गए साहब? यस सर। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, आप लोग सब जानते हो, फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसा कुछ है, बट ये मेजर Yes. करते क्यों हैं? ताकि कंपेयर कर सकें। को कंपेयर करना है। सर हमारे यूज के लिए ही मेजर करें। अच्छा, ठीक है, जो भी है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट और बाय मींस वी कैन डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स के जितने फंडामेंटल थ्योरी हैं, उनको डिफाइन करने के लिए इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, ठीक है? तो यहाँ पर दो अंडरलाइनिंग फैक्ट है। एक, विच कैन बी मेजर्ड, जो सबको आता है, बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सबको आता है, एंड बाय मीन्स ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, समझो। जैसे मान लो F इज इक्वल टू एम ए होता है, यस सर। होता है ना? अब मान लो मैं किसी भी तरह मास को मेजर कर लूं, मैं एक्सेलरेशन को मेजर कर लूं, तो फिजिक्स का ये वाला लॉ लगा के फोर्स भी मेजर हो गया। यस सर। यस सर। So this force is also a physical quantity, whether it is being measured by instrument or by using laws of physics, वो physical quantity आएगा ही आएगा। तो ये समझ में आया by laws of physics का क्या मतलब है? यस सर। यस।
ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली 3 टाइप के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरे को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल मत लिखना, ध्यान से समझो पहले कि इसका मतलब क्या है। क्या? चला गया। बहुत पेन है। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ। डेफिनेशन तो बता दूंगा, बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझो। जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर है, तो इसमें से कोई दो पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इसमें से जो दो हम चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल, वो हो गया फंडामेंटल, और जो तीसरा उससे निकालते हैं वो हो गया डिराइव्ड। Yes, sir. हो गया। हाँ, सर. तो अब ये फंडामेंटल कौन ले, डिराइव्ड कौन ले, ये सबका अपना अपना हिसाब किताब हो सकता है। Yes, sir. हाँ. लेकिन अगर मुझे एक ऐसा साइंस डेवलप करना है जिसमें कि अक्रॉस द ग्लोब हर जगह एक ही कन्वेंशन फॉलो हो, तो मुझे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है कि बॉस यही फंडामेंटल है, बाकी सब डिराइव्ड है। हाँ. है ना? जैसे मान लो मैं मास को फंडामेंटल कहता हूं अगर, तो 1 kg मास इतना ही होता है। ये अगर पूरी दुनिया में डिफाइंड नहीं हो गया तब तो क्या हो जाएगा कि सब 1 kg मास को अपने अपने हिसाब से कुछ भी बोलेंगे। Yes, सब लोग 1 मीटर लेंथ को अपने हिसाब से कुछ भी बोलेंगे। Yes, sir. अच्छा, देखो तुम लोग घर में या बाहर सब सुनते होगे कि सन से अर्थ तक का डिस्टेंस, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस ये रामायण में लिख दिया था पहले, या किसी ने कुछ कह दिया था, एटम को हमारा कोई ऋषि मुनि पहले खोज लिया था। ये सब कहानी सुनते रहते हैं ना हम लोग। हाँ, सर. Yes, sir. मैं अगर मान भी लूं कि ये सही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस में, सपोज अर्थ और सन का ही ले लो, तो यहाँ पर डिस्टेंस जिस तरह से जिस किसी भी लेंथ से मेजर करके बताया होगा या बाकी कोई और कर रहा होगा, इन सब का लैंग्वेज और स्टैंडर्ड अलग अलग रहा होगा, इसीलिए हमारा एफर्ट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। Yes, sir. समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए ग्लोबली साइंस को फ्लोरिश करने के लिए, ग्लोबली साइंस को फ्लोरिश करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड फिक्स करना जरूरी है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वो जो फिक्स करते हैं वो फंडामेंटल है। अब ये किसको फिक्स करें,
इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आर्बिट्ररी चूज किया गया। एक बार बैठ के सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किसको बोलेंगे, तब से ये यही चला आ रहा है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So there are certain physical quantities which can arbitrarily be chosen. इसको हम लोग, वो एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट मेजर हुआ था, इसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये हो गया आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। ठीक है? Yes, sir. मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities have been chosen arbitrarily and their units are used for expressing all other physical quantities are known as fundamental, absolute or base quantities. क्लियर है? Yes, sir. बाकी जितने क्वांटिटी होते हैं ये सब इसी से एक्सप्रेस किए जाते हैं, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। Yes, sir. है ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फिक्स्ड है, इतने ही होते हैं, न कम न ज्यादा। सो a total there are 7 fundamental physical quantity has been decided कि इसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे और बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी है उसको इसी से मेजर करेंगे। तो ये जो सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछेगा तो बस यही 7 होता है, न एक भी कम न एक भी ज्यादा। Yes, sir. तो ये सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं, यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके सर। इसमें ना आप अपने मन से कुछ ऐड कर सकते हैं ना अपने मन से कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है? अच्छा, Yes, sir. इसके अलावा बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब इसी से डिराइव होते हैं। इसी से डिराइव होते हैं मतलब कि एक सेकेंड, उनको हम इसी के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तो ये हो गया आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं, मान लीजिए सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। Yes, sir. अच्छा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? लेंथ हो गया। Yes, sir. लेंथ देखिए फंडामेंटल है। Yes, sir. और दूसरा टाइम हो गया। तो लेंथ और टाइम, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी से हम स्पीड में बता सकते हैं। तो Yes, ये sir. स्पीड मेरा हो गया डिराइव्ड, है ना? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा एग्जांपल मान लो, जैसे एक और देता हूं, डेंसिटी है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए लेंथ चाहिए, तो यहां पर मैं, अगर मुझे मास और लेंथ ये दो बातें पता है तो हम डेंसिटी बता सकते हैं।
Yes, sir. तो ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक जितना फिजिकल Yes, क्वांटिटी आपने देखा, अभी तक जितना फिजिकल क्वांटिटी आपने देखा, इस सब में एक यूनिट भी है, है ना? हाँ सर। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसका कि फिजिकल क्वांटिटी तो है बट यूनिट नहीं होता है। सॉरी, मतलब यूनिट तो असाइन कर दिया जाता है, लेकिन वो असाइंड यूनिट है। मतलब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं यू कहूँ तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन क्या होता है, उस पर 2 मिनट में आते हैं। तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में ही लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन नहीं होने का मतलब ये है, अभी बता देता हूँ क्या है डायमेंशन नहीं होने का मतलब। यूनिट उसको असाइन किया जाता है, होता नहीं है जैसे। और ये वैल्यू 2 ही है, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। ये सप्लीमेंट्री जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नंबर फिक्स है 7, वैसे ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का नंबर फिक्स्ड है, ये 2 ही होता है ना? बट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का नंबर फिक्स नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. तो जैसे मैं आपको एक बार पहले ही बताया होऊंगा, फिर एक बार एंगल का डेफिनेशन बताता हूं तो आपको समझ में आएगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया। एंगल मतलब प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं। क्लास 6-7 में जब पहली बार आप एंगल पढ़े होंगे तो कुछ ऐसा था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कि कोई आर रेडियस का ऑब्जेक्ट अगर ये आर्क लेंथ एल फॉलो करता है तो ये जो एल और आर का रेशियो है वही एंगल होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखोगे तो एल क्या है, लेंथ है। हाँ sir. आर Yes. भी लेंथ है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो लेंथ अपॉन लेंथ, इसका कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, Yes, sir. बट इसका हम लोग यूनिट डिग्री कहते हैं। Yes, sir. बहुत Yes, कहते हैं, sir. डिग्री है, रेडियन है, मिनट भी है, सेकंड भी है इसका यूनिट। तो ये रेडियन Yes, ऐसा यूनिट है इसका। तो इसको आपको समझ में आता होगा कि फंडामेंटली देखने में लगता है कि इसका कोई यूनिट नहीं है, बट यूनिट हमने इसको दिया है क्योंकि हाँ। आगे फिजिक्स को डिफाइन करने में आसानी हो। तो ये हो गया मेरा एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक दूसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसे ये एंगल डिफाइन हुआ वैसे ही सॉलिड एंगल भी डिफाइंड होता है। मालूम है किसी को, या मैंने पहले कभी बताया है क्या? नहीं sir. No, 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 sir. sir. No, sir. Year में होता है. सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि तुमने आइसक्रीम का कोन देखा है? Yes, sir. हाँ सर। तो ये जो आपका कोन वाला आइसक्रीम होता है, ये जो आपका कोन वाला आइसक्रीम होता है वो कुछ
वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर यस एक 3 डायमेंशनल एंगल दिख रहा है। हाँ यस सर इस Yes, 3 sir. डायमेंशनल एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। यस सर ओके तो जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वैसे ही सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है, ये जो सरफेस एरिया ए है जो कोन के टॉपिंग का, दिस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। यस सर इसका भी यूनिट वाइज अगर ध्यान देखोगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, यस सर बट इसका ऐसा यूनिट, इसको भी नाम दिया गया है एस्टे रेडियन। तो जो रेडियन है उससे पहले एसटी लगा दीजिए। इसकी जरूरत फिजिक्स में आपको 1 साल के बाद जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा उस समय आएगी, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूज कैसे करते हैं, कहां पर जरूरत है, वो पता चलेगा। यस सर तो यस सर, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका की डायमेंशन नहीं होता है, बट यूनिट हम लोगों ने असाइन कर रखा है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो नो सर सर, नो Sir? सर हाँ बोलो। So, sir, the symbol for steradian is omega. ओमेगा। Okay, sir. सर फंडामेंटल से जैसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, सप्लीमेंट्री से नहीं निकाल पाएंगे ना? नहीं, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री दोनों मिलके डिराइव निकलता है। कुछ ऐसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि सप्लीमेंट्री का भी यूज होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो यहाँ तक तो कुछ, ये क्या था, ये क्या है, अच्छा ये पहले का कुछ है। सर लिखना था सर, हमको लिखना है ना ये? ना कुछ मत लिखो, ये सब मैं नोट दे दूंगा, तब अपने घर में बैठ कर लिखते रहना, क्योंकि यहाँ लिखने बैठोगे तो ये अननेसेसरी बहुत टाइम जाएगा। सर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं ना? हाँ और बचा है, पुराना नोट ओवरराइट हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है यहाँ तक? यस सर, Yes, sir. लिख ले। नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर होगी और उसको मेजर करोगे तो उसमें 2 बातें होंगी। एक, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा उसका कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। जैसे अगर मैं लिखूं मास इज इक्वल टू 10 kg, तो यहां पर ये kg क्या हो गया? यूनिट यूनिट हो गया। और 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता जाएगा
जैसे 10 kg को अगर ग्राम में करेंगे तो 10,000 ग्राम करेंगे। यस सर। ये तो कॉमन सेंस है, समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, वो सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे वो सब आता नहीं। वो CGS, FPS, MKS ये सब सुन चुके होगे तुम लोग बहुत। Yes, sir. Yes, वो sir. सब- अरे वाह, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. वो सब तुम लोगों को मेरे से बेहतर आता है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ किसी को, ठीक है? तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, इन सब के डेफिनेशन एकदम प्रॉपरली वेल डिफाइंड है, जो कि शुरू में जब साइंटिस्ट लोगों ने इस सब को यूनिट बनाया था तो उस समय प्रिसाइजली डिफाइन किया था कि इसी को 1 यूनिट ऑफ मास कहते हैं, इसी को 1 यूनिट ऑफ लेंथ कहते हैं, इसी को 1 यूनिट ऑफ टाइम कहते हैं। तो वो जो डेफिनेशन है उसमें कोई भी हम लोगों में से कुछ चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. बोर्ड में जैसा मैंने कहा, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत ज्यादा इस चैप्टर में, क्योंकि रखने वाला काम है, जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड में आपके स्कूल के टेस्ट में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, इसीलिए जानना जरूरी है कि 1 मीटर ऑफ लेंथ किसको कहते हैं, 1 kg ऑफ मास किसको कहते हैं, 1 सेकेंड ऑफ टाइम किसको कहते हैं, और इस पूरे में कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में। ये बहुत पहले ये सब वेल डिफाइंड है, इसमें कोई क्यों कैसे नहीं, एक बार बैठ के डिसाइड कर लिया गया कि इतने को ही 1 kg बोलेंगे तो उतने को ही बोलेंगे, उसमें कोई क्यों कैसे हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो वो जो डेफिनेशन है जितने फिजिकल क्वांटिटी का, वो जो गवर्नमेंट का एकदम रेगुलेशन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन है, उसके हिसाब से जो 1 यूनिट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। सबसे पहला लेंथ, थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा मैं, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, 5th टेम्परेचर, 6th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये जो लेंथ का SI यूनिट मीटर है, सिंबल M, इसमें 1 मीटर ऑफ लेंथ कहते किसको है? तो मान लो पहले क्या था, जस्ट मैं ऐसे ही बताता हूँ। शुरू में, ये भी टाइम के साथ बहुत चेंज हुआ है, शुरू में एक प्लेटिनम इरेडियम का रॉड था जिसको एज ए स्टैंडर्ड फ्रांस की लेबोरेटरी में रखा गया था और कहा था कि ये जो लेंथ है इसी को 1 मीटर कहते हैं। लेकिन 50 ईयर 60 ईयर डाउन द लाइन देखा गया कि उसमें भी इरोजन होता है, तो क्या हो गया, उसके हिसाब से तो फिर 1 मीटर चेंज होता जाएगा। Yes, sir. इसका मतलब है कि उसको मुझे बाद में रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो नया वाला 1 मीटर लेंथ रीडिफाइंड है, वो ये है कि लेंथ ऑफ, ये आपको याद रखना होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/, ये इतनी बड़ी क्वांटिटी, ये रटना नहीं है, ये सब इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई नहीं पूछेगा। इसको 1 मीटर का लेंथ कहते हैं, जो कि अपडेट हुआ था 1983 में। मोटा मोटा आपको ये जानना है कि लेंथ का यूनिट का स्पीड ऑफ लाइट से लेना देना है, ये सब वैल्यू रखने का कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही 1989 में वो जो मैंने कहा था कि प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय सिलेंडर है जो फ्रांस के लेबोरेटरी में रखा हुआ है, पेरिस फ्रांस लिखा हुआ है, उसी को 1 किलोग्राम कहते हैं। कुछ नहीं मालूम, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं? उसी तरह टाइम क्या है, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, एक एटॉमिक क्लॉक होता है जिसको सीजियम क्लॉक बोलते हैं, मतलब ये एटॉमिक क्लॉक है। तो वो जो सीजियम का एटॉमिक क्लॉक होता है, उस एटॉमिक क्लॉक का जो पेंडुलम है, वो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे बेस्ड 1 सेकेंड का डेफिनेशन बनाया गया है। उसमें भी ये पर्टिकुलर वैल्यू मुझे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है,
केवल इतना याद है कि टाइम का डेफिनेशन है समथिंग टू more डू विद सीजीएम क्लॉक मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, Yes, sir. वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, ये अभी आप पढ़े नहीं है, मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तो इसकी प्रॉपर थ्योरी समझ में आएगी। होता क्या है, जब भी कोई दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो करंट का डायरेक्शन अगर पैरेलल है तो फोर्स इसका अट्रैक्टिव होता है, और एंटी पैरेलल है तो रिपल्सिव होता है। तो उस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये कहा कि इसका डेफिनेशन ये रखा है कि कितना करंट हम दोनों वायर में फ्लो करें, कि दोनों को अगर मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हूं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन हो, तो उसके लिए जो करंट चाहिए वही करंट मेरा 1 एम्पियर है। ठीक है, ये 1948 में अपडेट किया गया है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बोर्ड्स में Temperature- हमको ये वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वर्ड टू वर्ड पूछेगा। हाँ, ये जरूर पूछेगा कि टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड टाइम हैज बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, 2-4 ऑप्शन रहेगा, तो याद रखना होगा कि सीजीएम के एटॉमिक क्लॉक के हिसाब से डिफाइन किया गया है। ओके, और सर Okay, sir. तो सर एक चीज पूछना था, हाँ पूछे। आप प्रोजेक्टाइल आज नहीं पढ़ा रहे हो ना? नहीं, आज तो ये पढ़ा रहा हूँ ना। ओके सर, बस उतना ही तू पूछना कहाँ था। था? शुरू में नहीं था क्या? गायब था सर कब? शुरू में लेक्चर स्टार्टिंग के समय? वो मेरा जूम क्रैश होने लग गया है ये नए Okay. लैपटॉप पे। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, आज यूनिट मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्कूल में पूछता है। ठीक वैसे ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज 1/273.16 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसमें जो 1 मोल है वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तुम लोगों को मालूम होगा 12 ग्राम कार्बन का इसका स्टैंडर्ड लिया गया है, वो 1 मोल है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो मैं जस्ट आपको समझाता हूं। वैसे कि जैसे घर में मान लो तुम्हारा 60 वाट का बल्ब है, ठीक है? Yes, sir. तो जो 60 वाट का बल्ब है, वो 60 वाट का बल्ब 60 जूल पर सेकेंड एनर्जी रेडिएट करता होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो और वो एनर्जी थ्री डायमेंशनल एंगल में हर जगह करता होगा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो yes, पहले sir. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते किसको है वो बताता हूँ। तो सपोज जो भी मैंने एग्जांपल दिया, 60 वाट का बल्ब का कुछ सरफेस एरिया होगा, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। Sir, एक और बार बोलेंगे? एक और बात, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सॉलिड एंगल, इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। Okay. ठीक है, तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका यूनिट दैट इज 1 कैंडेला कब बोलेंगे, तो उसका ये डेफिनेशन जो भी है कि 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। मैंने कहा था ना 60 वॉट का अगर बल्ब है पर स्टेरेडियन मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल, Solid angle. एक सोर्स ऑफ लाइट से 3 डायमेंशनली हर जगह निकलेगा लाइट। Yes, sir. ठीक है, Yes. तो ये हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डेफिनेशन। इसमें कोई छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता है, जो जैसा है वैसा है। कोई दिक्कत? नहीं, sir. नहीं सर। इसके अलावा रेडियन और स्टेरेडियन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद जो आता है वो ये है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, फीट में कन्वर्ट करना, ये सब मुझे नहीं आता है, आपको मेरे से बेहतर आता होगा, है ना? बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. मेरे से बेहतर आता है? बोलते यस सर। Yes, sir.
ओ सर आवाज आ रही है? सर मजाक कहने कर का रहा था मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे पढ़ाने की जरूरत है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है और ये सब, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें जबरदस्ती मेरा टाइम पास करने का मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायमेंशंस पर। ये थोड़ा कभी कभी ये जेई मेंस में पूछ लेता है, लेकिन ये पढ़ने का भी मीनिंग तब है जब आप पूरी फिजिक्स आपको आती है तब, क्योंकि जितने फिजिकल क्वांटिटी है तभी इंट्रोड्यूस पाओगे जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, ठीक है। हाँ सर। तो डायमेंशन होता क्या है फंडामेंटली बता देता हूँ, बट पूरा फिजिक्स जब पढ़ लेंगे तब सारे फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तब जाके जब सारा फिजिकल क्वांटिटी मिला के जब क्वेश्चन बनेगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। क्लियर? यस सर। अब अगेन ये जो डायमेंशन का फॉर्मूला है, इसमें जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इस सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक सिंबल दिया गया, उस सिंबल को हम उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो सारे फिजिकल क्वांटिटी उसी से मिलकर बने होंगे। तो सारे बाकी जितने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, सब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग उसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? तो डायमेंशन का पहले फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन। So the dimension of a physical quantity are parts। अभी इसका मीनिंग मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं, तो इसको पढ़ लीजिए। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पार्ट्स और एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटी, बेस का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हो, आर रेज्ड टू। तो ये जो पहले मैं क्लैरिटी से बता दूं, ये जो लिखा है ना, कहां चला गया बेस, हाँ, ये जो बेस लिखा है बेस क्वांटिटीज का मतलब वही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसका मीनिंग बताता हूं मैं एग्जाम्पल के साथ। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फिक्स है। फिक्स है मतलब ऐसा है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और ये ऐसा है। जैसे लेंथ है तो लेंथ को कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में, मास को कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में, टाइम को कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर स्क्वायर ब्रैकेट में ए के, वैसे ही सी डी और वैसे ही मोल। ये बात समझ आया? यस सर। Yes sir. यस सर। एग्जाम्पल देता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का एग्जाम्पल यहां से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। डायमेंशन से मैं बताता हूं, जैसे स्पीड है मान लीजिए, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे एल लिख देंगे। टाइम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे टी लिख देंगे। तो ये जो आपका स्पीड है, इस स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीड लिखेंगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा,
L T रेज टू -1 और मास का टर्म नहीं है तो M रेज टू 0। Yes, sir. तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला का आप डेफिनेशन पढ़े होंगे कि ये बताता है कि पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला देख के मुझे ये समझ में आता है कि स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो Yes, जहां sir. से मैंने डायमेंशन लिखा है ना, सर हम यहाँ लोग से डायरेक्टली LT⁻1 क्यों नहीं लिख सकते? कन्वेंशन है बेटा, कन्वेंशन है। मास, लेंथ और टाइम से मैकेनिक्स के सारे डायमेंशन को लिखा जाता है। भले ही टर्म एब्सेंट रहे तो पावर 0 कर देंगे। ओके सर, तो मतलब जितने भी ऐसे हाँ, आगे अभी के अभी क्वांटिटीज 10 रहेंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे, घबराओ मत। जल्दी से इतना कॉपी कर लो पहले, ओके सर। यहाँ से डायमेंशन से, ऊपर वाला नहीं। सर डायमेंशन का डेफिनेशन भी कॉपी करें। कहाँ है? सर डायमेंशन का डेफिनेशन भी कॉपी करें। हाँ हाँ, यहाँ डायमेंशन के नीचे जितना लिखा है वो सब आप कॉपी कर ओके लें। ओके। और कॉपी करने के बाद मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रहा हूँ 8-10, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए खुद से। सर 1 मिनट ऊपर जाइए, 1 मिनट। सर 1 मिनट हाँ ऊपर कर दो ना। हाँ बेटा, कर रहा हूँ। दो 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, आप घबराइए मत। ओके सर। 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। फर्स्ट एरिया, सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वेलोसिटी, फोर्थ मोमेंटम, फिफ्थ एक्सेलरेशन, सिक्स्थ फोर्स, सेवेंथ इम्पल्स, 8 वर्क, 9 एनर्जी, 10 पोटेंशियल एनर्जी, 11 पावर। इसके बाद ये जो 11 फिजिकल क्वांटिटी मैंने दिया है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला खुद से लिखिए, ठीक है? Yes, sir. तो ये कॉपी करने के बाद ये लिख लीजिए। और ऊपर जाने की जरूरत है? नहीं सर। नो सर, नो सर। एक्सक्यूज मी सर। या सर फॉर एग्जांपल अभी काइनेटिक एनर्जी पूछा है और उसका फॉर्मूला ½ mv² है, तो ये हाफ का क्या करेंगे फिर हम? m और v कांस्टेंट का का कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा। अच्छा हाँ सर, ठीक है।
तो थोड़ा जूम करो ना। थैंक यू सर। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। लुमिनस इंटेंसिटी एक बार फिर से समझाओ ना। जरूरत नहीं है आपको अभी, आपको जरूरत नहीं है अभी, वो आएगा 1 साल के बाद। ओके। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देंगे। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर स्पीड के फॉर्मूले में तो m का कोई यूज ही नहीं है, फिर भी आपने m टू द पावर 0 क्यों लिखा? नहीं कुछ है तो 0 है। सर ऐसे तो सब यूनिट लिखने पड़ेंगे ना। हाँ सब में MLT का टर्म कंपल्सरी आएगा ही आएगा, भले ही 0 क्यों न रहे। ओके, MLT कंपल्सरी है। क्या सर, क्या कंपल्सरी आएगा? MLT तीनों का टर्म। अच्छा सर। Sir, so sir, all the quantities which are related to the kinetic mechanics are always represented in the form of MLT. Yes. And mechanics means kinematics. नहीं mechanics. Everywhere in physics, M, L and T will compulsorily come. एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सब जब आएगा तब आएगा, बट M, L और T तो कंपल्सरली रहेगा ही रहेगा। ठीक है? यस सर। ये बात समझ में आई? डायमेंशनल फॉर्मूला में M, L और T तो हमेशा रहेगा ही रहेगा।
other physical quantity, fundamental physical quantity may or may not appear depending on need. Clear? Yes, sir. सर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? भूल गया. मुझे नहीं आता, मैं नहीं बताने वाला सर. मास एंड वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी मैं भी सीख गया. इम्पल्स से क्या आता है? Force into time is impulse. सर वर्क और एनर्जी का सेम रहेगा ना? बिल्कुल. हो गया सर. हो गए सारे? तो 2 मिनट बस. Yes, sir. यस सर हो गया. हो गया? चलिए देखिए इधर.
फटाक से एक बार सब मिला लीजिए आंसर, मैं फटाक से लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे एरिया है तो एरिया तो होगा मीटर स्क्वायर। यस सर। किस कलर से लिखूं वही सोच रहा हूँ, इस कलर से। एरिया होगा मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर ब्रैकेट m0 L2 T0। वॉल्यूम मीटर क्यूब m0 L3 T0। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम m0 L T⁻⁻1। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो ऊपर वाले में मास ऐड कर दो तो mLT-1 है ना। एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड कर दो तो m0 L T⁻2 होगा। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये जो एक्सीलरेशन दिख रहा है इसमें मास ऐड कर दो तो mLT⁻2। इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स दिख रहा है उसमें टाइम ऐड कर दो तो T⁻1 हो गया। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स दिख रहा है उसमें L लगा दो तो mL2 T⁻2 वर्क हो गया। वर्क और एनर्जी एक ही यूनिट होता है। इवन पोटेंशियल एनर्जी वही यूनिट होगा, कोई भी एनर्जी हो दुनिया में, कोई भी एनर्जी हो दुनिया में, यूनिट तो है ना चेंज हो जाएगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो mL² T⁻3। इस 11 में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सबका सब सही आया है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो हर टाइप के एक एक क्वेश्चन कराता हूं। जैसे ये एक टाइप हो गया, और इसके लिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसकी थ्योरी हो गई कुछ ऐसी कि एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। डायमेंशनली बैलेंस्ड का मतलब है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। समझ रहे हो? डायमेंशनली बैलेंस्ड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये तो कुछ भाषण लिखा हुआ है, उसको छोड़ो, मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं। काम की बात ये है कि मान लो अगर कोई इक्वेशन है a कुछ भी इज इक्वल टू b प्लस c अपॉन d प्लस e, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि 2 एप्पल में से 2 एप्पल में 2 बनाना ऐड कर दो, डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। अब मैं कहूं कि 2 एप्पल में से 1 बनाना सब्ट्रैक्ट कर दो, डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी D और E अगर एक साथ एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैं तो डेफिनेटली दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा।
Yes, sir. Yes, sir. A इज इक्वल टू बी प्लस समथिंग, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो A का होगा वही B का भी होगा, Yes, sir. Yes, sir. और वही C अपॉन D प्लस E में से कोई एक ले लो, एक ही बात है ना? Yes, sir. इस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, Yes, sir. जो कि कॉमन सेंस है। सर और आप ये common- वापस समझा सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, हाँ, क्या नहीं समझ आया इसमें बताओ? मुझे वो नहीं समझ में आया कि आपने मेरे को वो पार्ट समझा कि सिंस डी प्लस ई हो रहा है तो मतलब डी और ई का यूनिट सेम है, पर अब वो क्यों कि आपने कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जो A का यूनिट होगा वही B का भी होगा। ओ तो हम लोग यूनिट कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तभी तो डायमेंशनल फॉर्मूला कंपेयर होगा। सर पर इन दैट केस वी कैन आल्सो राइट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी यूनिट वाई। नहीं, C अपॉन D का यूनिट B के बराबर होना चाहिए ना। सर कैसे, मैं समझा नहीं। गद्दार कहीं का। C अपॉन D प्लस E, भाई साहब मैं ऐसे कह दूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस का यूनिट और टाइम का यूनिट सेम होगा क्या? ओके ओके समझा सर। समझ गया पक्का? हाँ सर, वो सी अपॉन डी इज इक्वल टू बी यूनिट वाइज समझा मेरे को। गधा बोलने से जल्दी समझता है। गधा डेरिवेटिव वर्ड नहीं है, मालूम है ना? सर हाँ सर। क्यों? सर Why the donkey is not a derogatory word at all? सर वापस समझाओ ना। आता ही नहीं मुझे, भूल गया मैं। यस सर। क्योंकि डोंकी हार्ड वर्किंग होता है, तो अगर मैं गधा कहता हूँ तो समझो तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम कंसिडरिंग यू एज अ हार्ड वर्किंग। चलो एनीवे, क्या नहीं समझा बोल भाई, कौन है? सर जो आपने क्या बोलो मैंने? C by D प्लस E से क्या निकल, समझा नहीं मुझे। अरे मैं कोई इक्वेशन लिख दिया कि मान लो फिजिक्स का कोई इक्वेशन है, जैसे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना। चलो दूसरा तरीका, चलो ये नहीं बताता, दूसरा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल बताता हूँ जो तुम लोग सुन चुके हो। चलो सपोज इक्वेशन है मेरे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो मालूम है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर S इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर U into dimensional formula for T, the same will be equal to half तो constant है, तो dimensional formula for A into dimensional formula for T का whole square। ये समझ आया? Each and every term of a physical equation will have same dimensional formula। ये समझ आया कि नहीं? तो सेम हाँ सर समझा। सेम कैसे हो रहा है? लेकिन सेम नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि 5 एप्पल में से 2 बनाना सब्ट्रैक्ट करो। डज इट मेक एनी सेंस? नो सर। नहीं। तो ये U इंटू T अगर एप्पल है तो ये भी एप्पल होगा, होगा, और ये दोनों मिलके भी फाइनली एप्पल ही बनेगा। यस सर। ये कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स थोड़े ना। हाँ समझा अब? हाँ सर। बधाई हो। थैंक यू सर। तो इस बात को समझते हुए एक क्वेश्चन चेक कीजिए कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो पहले क्या कीजिए, पहले तो इसको कॉपी कर लीजिए यहां से,
यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। कहाँ से सर? यहाँ जहाँ से दिख रहा है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। लिख लिए बेटा? नहीं सर। नहीं सर। जल्दी मिनट जल्दी। सर। क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मैं नोट भेज दूंगा, घर में लिख लेना, ये कोई बात नहीं, चल रहने दो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो जरा सा डायमेंशन से चेक करके बताइए कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। आप एक स्क्रॉल अप कर सकते हो, मैं इतना तो देख लूं कितना स्पेस छोड़ना है। हो गया? हाँ सर। सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है? गुड। देखो। सर करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। हाँ सर एक्चुअली करेक्ट है। देखो कुछ ऐसा है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L बाई G। तो राइट हैंड साइड का तो हो गया M0 L0 T, ऐसा हो गया? हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो ये हो गया लेंथ का L, G तो एक्सीलरेशन है,
which is L t raised to -2, है ना, to the power 1/2. L गया तो t square to the power 1/2, that is t. तो इस साइड भी हो गया m0 L0 t. समझा सर. Yes, sir. Hence dimensionally correct. Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर. नो सर. इसी को यूज करके एक और क्वेश्चन करो. यही लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को यूज करके एक और क्वेश्चन करो. दिख रहा है? यस सर. कोशिश कीजिए. होगा सर. हो गया? Yes, sir. हो गया. ठीक. चलिए मैं बता देता हूँ, 1 मिनट फटाक से. आंसर आप लोग मिला लीजिएगा. V is equal to A plus BT plus C upon D plus T. ऐसा है? Yes, sir. अगर ऐसा है तो हमारा पहला कॉमन सेंस ये कहता है कि D और T का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि D और T एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं. Yes, sir. तो पहला कॉमन सेंस ये पता चल गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर D इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर T इज इक्वल टू M0 L0 T. होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर. तो D का मिल गया. अब V इज इक्वल टू A प्लस BT ऐसा कुछ है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर V इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर T इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर C
अपॉन डी प्लस टी, टाइम टाइम मिलके टाइम ही बनेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टी ऐसा होगा। यस सर। पक्का? यस यस सर। सर। तो इन दोनों से मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए मिल गया m0 m0 l l t t टू minus 1। 1। यह ए का भी आंसर हो गया। बी क्या होगा? v बाई टी, तो बी का आंसर हो गया m0 l t रेज टू माइनस 2। सर ये एक्सेलरेशन है ना? हो गया बी का आंसर। और सी क्या हो जाएगा? तो v इंटू टी दिख रहा है, सी दिख रहा है, v इंटू टी हो जाएगा क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई सर। करके। यस सर। तो ये हो जाएगा m0 l t माइनस 1 और t मिला के t रेज टू 0, ये सी का हो जाएगा। तो ए बी सी एंड डी सबका मिल गया। बोलिए। हाँ यस सर। सर। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए एक और कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए।
सर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या है? खुद बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। हाँ सर। यस सर। देखिए फ्रीक्वेंसी तो 1 by टाइम पीरियड होता है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोपोर्शनल है। क्या क्या दिया है? फोर्स। तो फोर्स का पावर A, लेंथ का पावर B और मास पर यूनिट लेंथ का पावर C। अपने मन से मान लेते हैं, So this frequency is equal to some constant into force का power A into length का power B into mass per unit length का power C। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो बेटा। नो सर। तो फ्रीक्वेंसी को तो T raised to -1 लिख देंगे, M0 L0 T raised to -1। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। फोर्स को ML T raised to -2 to the power A, लेंथ को L to the power B, म्यू लिखा हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ है मतलब M/L है, सो ML raised to -1 to the power C। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो ये हो गया M to the power A plus C, L to the power A plus B minus C and T to the power -2A। होगा ऐसा? यस सर। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो A plus C should be 0, Yes sir. A plus B minus C should be 0 and A is equal to 1/2। Yes sir. तो जैसे ही मुझे A 1/2 मिल गया, मतलब इन दोनों C का से मुझे C मिल जाएगा -1/2। हाँ सर। और A और C मिल गया तो B मुझे मिल जाएगा -1। हाँ सर। तो A B C तीनों मिल गया। यस हाँ सर। तो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होना चाहिए सम कांस्टेंट इनटू F to the power 1/2 into L to the power -1 into mu to the power -12। मीन्स फाइनली ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाई L √F बाई म्यू। साउंड वेव में पढ़ेंगे, होता भी यही है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। सर के की वैल्यू क्या है? के नहीं पता, हर डायमेंशनल इक्वेशन से के नहीं बता सकते, उसके लिए फिर फिजिक्स लगेगा।
तो साउंड वेव में पढ़ेंगे तब के बताएंगे। सर वो एक्सपेरिमेंटली डेराइव होता है क्या? नहीं, जैसा अभी क्वेश्चन किया सिमिलर एक क्वेश्चन अभी कीजिए। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं जैसा ऊपर वाला मैंने करके दिखाया है सिमिलर वैसा ही है। सर इसमें फोर्स एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड होता है क्या क्वेश्चन में? क्या बोल रहे हो? सर ये क्वेश्चन में फोर्स एरिया वेलोसिटी और डेंसिटी पे डिपेंड है क्या फोर्स? हाँ बोला है ना क्वेश्चन में, देखो ना। सर आंसर ए है। नहीं,
Sir, is the answer B1? सर इसका आंसर बी है. So answer is B. Yes, sir. हुआ? यस सर, बी है आंसर शायद. सबका बी हाँ, आंसर है. आंसर। बी आंसर. सबका हो गया या बताने की जरूरत है? सही सही बोलो. नो सर. हो गया? हाँ सर. वेरी गुड. तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं. सर मेरे को नहीं आया. क्यों नहीं आया? कुछ किया कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं नहीं आया? नहीं किया सर. क्या किया बता? बता मुझे क्या किया? Force equals to mass into acceleration ना. क्या? एक मिनट. mass force equals to mass into acceleration. फिर सर मास को डेंसिटी अपॉन क्या मास को? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम. मास डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम कहाँ है भाई तू? अरे क्या चाहता है? सही से बता. मास तो मास खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो क्यों मैं उसको डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम या ऐसा कुछ भी लिखने जाऊंगा? बोलो. मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, मैं उसको क्यों डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम या ऐसा कुछ लिखने जाऊंगा? सर वो क्लियर नहीं है इतना. लास्ट के 3 क्वेश्चन. अब हो गया क्लियर? हाँ सर, थोड़ा ऊपर लो ना. हाँ सर, ओके ओके. अब ये कोशिश कीजिए 5th 6th 7th 8th 9th, ये 4 क्वेश्चन कोशिश कीजिए. देखो जिसका ये नहीं हुआ था वो देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, अपने मन से मान लेते हैं जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक वैसे ही अपने मन से मान लो कि F इज इक्वल टू
ए रेज टू सॉरी ए कैपिटल एरिया है ना, ए रेज टू कुछ भी x, v रेज टू y एंड डेंसिटी रेज टू z, अपने मन से मान लो। सर कुछ भी दिया रहेगा तो ऐसी सबका मल्टी प्रोडक्ट लेके मान लेने का। हाँ, क्वेश्चन में ही लिखा है ना कि वो इन तीनों पर डिपेंड करता है। अब फोर्स का क्या हो जाएगा, ml(t-2), यस, एरिया लेंथ स्क्वायर तो l⁻²x, वेलोसिटी में तो मास का टर्म नहीं होता है, यस, तो l(t⁻⁻1)y, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम तो m इंटू l⁻³ फिर xyz निकाल लो, होगा? यस सर। कोशिश कीजिए, बाकी लोग 5th to 9th करो। बोलो 5th का आया आंसर? यस सर। क्या आया? सर सी। चलो एक एक करके बता देता हूँ। If A and B are two physical quantity having different dimension, ऐसा लिखा है। तो अगर A और B का डायमेंशन डिफरेंट है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का या ऐड करने का कोई मीनिंग नहीं है। नया फिजिकल क्वांटिटी उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बनेगा यस सर। यस सर। D क्यों नहीं होगा? क्योंकि E रेज टू A बाई B, तो E तो कुछ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेज टू एनीथिंग, तो वो एनीथिंग का तो डायमेंशन होगा नहीं। यस सर। और A और B का अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो E रेज टू A बाई B में A बाई B का डिफरेंट डायमेंशन होगा, तो ये भी गलत है। पक्का? यस सर। सर डी वाला एक और बार बता सकते हैं? E क्या है? कुछ कांस्टेंट है। हाँ, तो कांस्टेंट टू द पावर समथिंग, तो ये समथिंग तो डायमेंशनलेस होना चाहिए ना। हाँ, मैं थोड़ी ना कह सकता हूँ कि 2 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, डजंट मेक एनी सेंस। नो। तो A बाई B का अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो सेम रहता तो आंसर होता, बट डिफरेंट डायमेंशन है तो A अपॉन B डायमेंशनलेस नहीं होगा। हाँ, ओके ओके, समझा सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वेलोसिटी v पार्टिकल ऐसा, ठीक है। तो ABC का डायमेंशन चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले किया था, C और T का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सर ऑप्शन सी आएगा।
मतलब C का T होना चाहिए। हाँ यानी सर। से हम आंसर बता देंगे। यस सर। अरे बट थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, V और AT का इक्वल होना चाहिए। यस सर। हाँ मतलब A का V by T होना चाहिए। यस सर। L तो V into by T T, raised हाँ to minus 1 upon T, मतलब L into T raised to minus 2। माइनस ये वेलोसिटी है और नीचे वाला टाइम है, तो ऊपर वाला जरूर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। ये देखो, सब लोग सुनो, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था ठीक वैसे ही e रेज टू माइनस अल्फा टी है। यस सर। मतलब अल्फा इंटू टी मिलाकर डायमेंशन लेस होना चाहिए। यस सर। मतलब Yes, sir. अल्फा का टी रेज टू माइनस 1 होना चाहिए। यस सर। ये दोनों ऑप्शन गया। यस हाँ सर। अच्छा, अब x डिस्टेंस है, हाँ तो x का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू v नॉट का डायमेंशन अपॉन अल्फा का डायमेंशन। तो Yes, v sir. नॉट क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स, और अल्फा आया t रेज टू माइनस 1, तो l इंटू टी रेज टू माइनस 1। यस सर। यस सर। ऑप्शन सी। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये देख के डर लग रहा है क्या? ये क्या है, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा है क्या? नो सर। P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू EXP का मतलब हुआ e रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। एक्सपोनेंट। हाँ अब खुद कोशिश करो 8th और 9th, मैं नहीं बताने वाला। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट हो जाता है क्या? सर? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट हो जाता है? नहीं, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, फिजिकल क्वांटिटी वाला तो रहेगा ना। हाँ सर, रहेगा ना। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। हेलो सर। ले रहा हूँ। कहाँ पे बोलो? हाँ ओके ओके, बस नीचे ले लो सर, थैंक यू। एट्थ और 9th खुद से कीजिए। सर सेकंड ऑप्शन रहेगा। देख लेते हैं। अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये मिला के कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ सेकंड ऑप्शन। मतलब अल्फा का तो टी रेज टू माइनस 2 होगा, ये पक्का है। यस सर। अच्छा, तो किसका चाहिए? अल्फा। अच्छा, अल्फा का ही चाहिए। हाँ, तो second। इसमें फिर क्या है? 9th। वर्क का क्या होता है? फोर्स MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा। यस सर। सर। तो ये तो आंसर नहीं है। नो सर। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, सो MLT रेज टू माइनस 1, तो ये भी नहीं है। आंसर नहीं है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया। एरिया। यस सर।
So ml Option t C. raised to minus 2 upon l square. तो ml minus 1 t minus 2 ये Yes. होगा, Yes, sir. शायद ये भी होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। Yes, sir. एनर्जी क्या होगा, हाँ, इसे वर्क के भी बराबर। Yes. तो m l स्क्वायर t माइनस 2 Upon और L. वॉल्यूम क्या होगा l क्यूब। हाँ तो ये भी होगा, ये होगा ml माइनस 1 t माइनस 2। Yes, ये sir. भी होगा। ये भी ये भी होगा। आंसर होगा। हाँ सर। 9th के 2 आंसर होंगे। C and D. चमका कुछ आज जो पढ़ाया मैंने Yes, sir. पक्का। हाँ सर। Yes, sir. तो भाग जाओ फिर। सर हाँ, आप बोलो 7 बेटा। वाला रिपीट कर सकते हो? कौन सा 7th वाला? हाँ सर। ओके अभी करता हूँ। 7th वाला कहाँ है, ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर सर ऊपर। आप ये आज भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा ना। ठीक है सर। e रेज टू माइनस अल्फा टी है, यस सर। तो अल्फा इंटू टी कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर। मतलब अल्फा टी रेज टू माइनस 1 होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, और v नॉट अपॉन अल्फा मिला के x होना चाहिए, तो v नॉट x इंटू अल्फा होना चाहिए। x क्या है, पोजीशन मतलब लेंथ, तो लेंथ sir. इंटू टी रेज टू माइनस 1। ओके सर। हाँ सर समझ गया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सर मुझे एक डाउट है। क्या सर मुझे एक डाउट है, अभी पूछ लो अभी। क्या डाउट है? सर ये स्टेट टेक्स्ट बुक में तो मेजर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस दिया है, तो वो जे में पूछेंगे क्या? कुछ नहीं सुना मैं, जोर से बोलो ठीक से। सर मेजर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस पूछेंगे जे में। मेजर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस, ये कहाँ देख लिया? सर ये स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया है। किस चैप्टर में? सर यही यूनिट एंड डायमेंशन नहीं चैप्टर नहीं में। नहीं, बोला ना यूनिट डायमेंशन जेई में नहीं आएगा। सर ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा तो वो हाँ, ये वाला डिस्टेंस का मेजरमेंट। डायमेंशन वाला पार्ट आएगा मेंस में, ठीक सर है? डायमेंशन वाला नहीं, लेंथ का मेजरमेंट करना वाला नहीं आएगा नहीं ना? नहीं आएगा। और सर M0 और M दोनों सेम होते हैं ना? क्या? M0 और M सेम होते हैं ना? नहीं नहीं, M0 में m का पावर 0 है, m में m का पावर 1 है, दोनों सेम कैसे, अलग अलग है। ओके सर। Sir, हाँ बोलो। so sir, only the dimension part will be there in our module, but not the other parts of the units and measurements. No, I'll tell you what exactly homework from the module, then you will get to know. Okay, sir. ओके सर। Okay, yeah, bye. सर हाँ बोलो। सर मॉड्यूल से करने आप बोले हो अभी तक कुछ भी? मैं बोलूंगा ना। मतलब अभी तक नहीं बोले ना कभी भी एक भी लेक्चर में? अभी तुम लोग को क्या पढ़ा रहा हूँ? आज तो ये डायमेंशन लेंथ नहीं प्रोजेक्टाइल उधर चल रहा है ना। हाँ हाँ बताऊंगा, मॉड्यूल से करने का बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताया शायद, या शुरू में बताया होगा काइनेमेटिक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर ये सब में। वही सर पता करना था तो बोलो तुम। ठीक है बताऊंगा, जब भी मॉड्यूल से करना होगा तो बताऊंगा। हाँ ठीक है सर। चलिए बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।